आज हम वैश्विक उद्योगों की, कारखानों की दुनिया की और इस पूरे विज्ञान की बात करने वाले हैं जो इस अर्थव्यवस्था को चलाता है। तो अर्थशास्त्र की भाषा में इस पूरे चक्र को क्या कहते हैं? मतलब ये जो प्रकृति से संपत्ति बनाने का तरीका है। इसे विनिर्माण या फिर आसान भाषा में मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। विनिर्माण का पूरा तंत्र सिर्फ एक मूल सिद्धांत पे काम करता है और वो है मूल्यवर्धन यानी वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन, इसे उसी कागज के उदाहरण से कैसे समझेंगे हम? देखिए, अगर हम एक जंगल में खड़े बांस के पेड़ को देखें तो उसकी अपनी एक बहुत ही सीमित कीमत है, लेकिन जब उस लकड़ी को एक रासायनिक प्रक्रिया से गुजारकर लुगदी मतलब पल्प में बदला जाता है तो उसका मूल्य कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, क्योंकि अब वो कच्ची लकड़ी नहीं रही, उसे प्रोसेस कर दिया गया है। बिल्कुल। और उस लुगदी से जब कागज बनता है तो कीमत और भी बढ़ जाती है, और अंत में जब उस कागज को एक साथ बांधकर लाइनें खींचकर एक कॉपी का रूप दे दिया जाता है तो वो अपने सर्वोच्च आर्थिक मूल्य पर पहुंच जाता है। यानी कि हम प्रकृति की दी हुई चीजों को इंसान के लिए ज्यादा उपयोगी और कीमती बना रहे हैं। इसे द्वितीय क्रियाकलाप कहते हैं ना? है ना? एकदम सही, यही द्वितीय क्रियाकलाप है। पर यार, विनिर्माण का ये सिद्धांत तो समझ में आता है कि चीजों को प्रोसेस करके ज्यादा कीमती बनाना है, लेकिन जब भी हम उद्योग या इंडस्ट्री शब्द सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत बड़ी बड़ी चिमनियों और मशीनों की तस्वीर उभर आती है। हाँ, ये बहुत ही आम बात है। लोगों को लगता है कि उद्योग का मतलब सिर्फ किसी भौतिक चीज का उत्पादन करना है। वही तो, लेकिन अगर अर्थव्यवस्था के चश्मे से देखें तो क्या जमीन से कोयला निकालना या फिर एक 5 स्टार होटल चलाना भी उद्योग की श्रेणी में आता है? ये एक बहुत ही आम गलतफहमी है कि उद्योग सिर्फ फैक्ट्री तक सीमित है। तकनीकी रूप से देखें तो उद्योग एक ऐसा व्यापक शब्द है जिसका संबंध किसी भी व्यवस्थित आर्थिक गतिविधि से है। अच्छा, तो इसके अलग अलग हिस्से क्या हैं? इसे हम 3 मुख्य स्तंभों में बांट सकते हैं। पहला तो वही है जिसकी हमने अभी बात की, वस्तुओं का उत्पादन, जैसे लोहे और इस्पात के कारखाने। हाँ, वो तो टिपिकल इंडस्ट्री हो गई। और दूसरा स्तंभ है खनिजों का निष्कर्षण। मतलब जब एक बड़ी मशीन जमीन का सीना चीर कर कोयला या कच्चा तेल बाहर निकालती है तो वो कोई नया उत्पाद नहीं बना रही है। वो बस जमीन से निकाल रही है। बिल्कुल, वो प्रकृति से संसाधन निकालकर उसे बाजार के लायक बना रही है। इसलिए कोयला खनन भी एक बहुत बड़ा उद्योग है। अरे वाह! और तीसरा स्तंभ क्या है फिर? तीसरा स्तंभ है सेवाओं की व्यवस्था, जैसे पर्यटन, हॉस्पिटैलिटी या ट्रांसपोर्टेशन। इनमें कोई ठोस वस्तु नहीं बन रही है, लेकिन वे एक व्यवस्थित तरीके से सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और अर्थव्यवस्था में बहुत भारी योगदान दे रहे हैं। मतलब होटल और टूरिज्म भी पूरी तरह से एक उद्योग है। हाँ, और ये नजरिया पूरे औद्योगिक परिदृश्य को देखने का तरीका ही बदल देता है। वाकई। अब अगर हम इस पूरे वैश्विक ढांचे को समझना चाहें तो इतने हजारों तरह के उद्योगों को किसी एक चश्मे से देखना तो नामुमकिन सा लगता है। सही बात है। इन्हें समझने के लिए हमें इनकी बुनियादी आधार पर वर्गीकरण करना होगा, जैसे कि कच्चा माल कहाँ से आता है, उद्योग का आकार क्या है, और सबसे बड़ी बात, उनका मालिक कौन है। तो चलिए इस जटिल तंत्र को थोड़ा आसान बनाते हैं। कि दूध का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल। डेयरी उत्पाद या फिर सूती वस्त्र उद्योग जो सीधे कपास के खेतों से जुड़ा है, इसके बेहतरीन उदाहरण है। दूसरा है खनिज आधारित उद्योग, जो जमीन से निकाले गए अयस्कों का इस्तेमाल करते हैं ना, जैसे भारी मशीनें बनाना या लोहे के कारखाने। एकदम सही। अब इसी तर्क को आगे बढ़ाएं तो तीसरा प्रकार क्या होना चाहिए? मुझे लगता है समुद्र आधारित उद्योग होना चाहिए, यानी वो कारखाने जो महासागरों की संपदा पर टिके हैं। हाँ, जैसे सी फूड की पैकेजिंग करने वाली विशाल कंपनियां या फिर मछलियों से जीवन रक्षक तेल निकालने वाले कारखाने। और चौथा होगा वन आधारित उद्योग, जहां कच्चे माल का स्रोत सीधे जंगल हैं, जैसे कागज बनाने के लिए लकड़ी या आयुर्वेद के लिए औषधियां। बिल्कुल। तो ये तो हो गया कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद जो दूसरा वर्गीकरण है वो उद्योग के आकार को लेकर है। आकार मतलब फैक्ट्री कितनी बड़ी जमीन पर बनी है? सिर्फ जमीन नहीं, आकार का मतलब उसमें लगने वाली पूंजी, तकनीक का स्तर और उत्पादन की मात्रा से है। जैसे लघु आकार या कुटीर उद्योगों में निवेश बहुत कम होता है। अच्छा, जहां अक्सर काम दस्तकारों द्वारा हाथों से किया जाता है, टोकरी बुनना या मिट्टी के बर्तन बनाना।
हाँ, लेकिन अगर हम भारत के संदर्भ में एक बहुत ही जमीनी उदाहरण लें तो बिहार के दरभंगा और मधुबनी क्षेत्रों का मखाना उद्योग इसका एक जीता जागता प्रमाण है। अरे हाँ, मखाना उद्योग कुटीर उद्योग का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है, क्योंकि इसके पीछे की प्रक्रिया पूरी तरह से इंसानी मेहनत पर निर्भर है। बिल्कुल। तालाबों के कीचड़ से मखाने के बीजों को निकालना, उन्हें धूप में सुखाना और फिर आग पर भूनकर सही तापमान पर फोड़ना। ये कोई मशीन नहीं कर सकती यार, ये पीढ़ियों से चला आ रहा हुनर है। सही कहा। और इसके ठीक विपरीत ध्रुव पर खड़े हैं वृहत आकार के उद्योग, जहां हजारों करोड़ की पूंजी लगी है, इंसानों की जगह रोबोट्स ने ले लिए। हाँ, और लाखों की संख्या में गाड़ियां या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हर दिन बन रहे हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ये उत्पादन के तरीके की बात हो गई, लेकिन आपने एक तीसरे वर्गीकरण का भी जिक्र किया था, स्वामित्व या ओनरशिप। हाँ, और ये शायद सबसे महत्वपूर्ण है। यह तय करता है कि उद्योग की दिशा और उसका मुनाफा किसके हाथ में रहेगा। निजी क्षेत्र तो हम सब जानते हैं, जहां मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति या समूह के पास होता है, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी। बिल्कुल। और सार्वजनिक क्षेत्र में नियंत्रण सीधे तौर पर सरकार के पास होता है, जैसे भारत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL या फिर सेल। लेकिन असली कंफ्यूजन तब होता है जब हम संयुक्त क्षेत्र यानी जॉइंट सेक्टर और सहकारी क्षेत्र मतलब कोऑपरेटिव सेक्टर को देखते हैं। हाँ, इन दोनों में अक्सर बहुत उलझन होती है। दोनों ही शब्दों से ऐसा लगता है जैसे लोग मिलकर काम कर रहे हैं। वही तो, अगर एक संयुक्त क्षेत्र में सरकार और प्राइवेट कंपनी हाथ मिला रही हैं, तो सहकारी क्षेत्र उससे कैसे अलग हुआ? इस बारीक अंतर को समझना बहुत जरूरी है। संयुक्त क्षेत्र एक प्रकार की साझेदारी है, जहां राज्य यानी सरकार और निजी पूंजीपति मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। कोई उदाहरण है उसका? इसका सबसे ऐतिहासिक उदाहरण मारुति उद्योग लिमिटेड है। शुरुआत में सरकार और एक निजी कंपनी ने मिलकर कार्य बनाने का काम शुरू किया था। यहाँ पूंजी और नियंत्रण दोनों पक्षों का होता है। अच्छा, तो ये तो जॉइंट हो गया। और सहकारी? इसके उलट सहकारी क्षेत्र में सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। इसका मालिकाना हक सीधे तौर पर उन लोगों के पास होता है जो कच्चा माल पैदा कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। यानी अगर मैं इसे सही समझ रहा हूं तो अमूल कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है जहां कोई एक मालिक बैठकर मुनाफा कमा रहा हो। बिल्कुल नहीं। अमूल सहकारिता का सबसे सफल मॉडल है। यहाँ दूध का उत्पादन करने वाले लाखों किसान ही उस पूरी संस्था के मालिक हैं। अरे वाह, मतलब वे अपना कच्चा माल खुद ही प्रोसेस करते हैं और बाजार में बेचकर मुनाफा आपस में बांटते हैं। बिल्कुल। सुधा डेयरी भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। ये पूंजीवाद का एक ऐसा रूप है जहां उत्पादक ही मालिक बन जाता है। ये एक बेहद सशक्त मॉडल है यार। खैर, अब जब हमने उद्योगों के प्रकार समझ लिए हैं तो एक बहुत ही बुनियादी सवाल सामने आता है, भूगोल का इन उद्योगों से क्या रिश्ता है? बहुत गहरा रिश्ता है। मतलब अगर किसी उद्योगपति के पास अरबों रुपए की पूंजी है तो क्या वो जमीन सस्ती होने के लालच में किसी बंजर रेगिस्तान के बीचों बीच लोहे का कारखाना लगा सकता है? अर्थशास्त्र के नियम ऐसा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देते। किसी भी उद्योग का स्थान कोई संयोग नहीं होता, ये एक बहुत ही जटिल गणित का परिणाम होता है, जिसे औद्योगिक अवस्थिति कहते हैं, है ना? हाँ। कारखाने हमेशा उस जगह की ओर खींचते हैं जहां उनके लिए जरूरी कारक आसानी से और सस्ते में मिल सकें। जैसे लोहे के कारखाने के लिए आपको कच्चा माल चाहिए, लौह अयस्क और कोयला, जो कि बहुत भारी होते हैं। तो अगर आप इन्हें हजारों किलोमीटर दूर से लाएंगे तो परिवहन का खर्च ही आपका सारा मुनाफा निकल जाएगा। एकदम सही। इसके अलावा श्रम यानी मजदूरों की उपलब्धता, सुचारू परिवहन का नेटवर्क, बाजार की नजदीकी और सबसे ज्यादा जरूरी जल और विद्युत की आपूर्ति। जब ये सारी चीजें एक ही इलाके में मिल जाती हैं तो वहां उद्योग तेजी से पनपने लगते हैं। हाँ, और इसीलिए सरकारें भी कई बार पिछड़े क्षेत्रों में कम दरों पर बिजली देकर या टैक्स में छूट देकर उद्योगों को वहां स्थापित होने के लिए आकर्षित करती हैं। और जब कोई उद्योग स्थापित हो जाता है तो वो एक सिस्टम की तरह काम करने लगता है ना? बिल्कुल। उसे औद्योगिक तंत्र यानी इंडस्ट्रियल सिस्टम कहते हैं। ये तंत्र 3 चरणों में बटा होता है: निवेश या इनपुट, प्रक्रम या प्रोसेस और निर्गत यानी आउटपुट। इसका कोई आसान सा उदाहरण दे दो। चमड़े के जूतों का कारखाना इसका एक सटीक उदाहरण है। इसमें निवेश सिर्फ कच्चा चमड़ा नहीं है। तो और क्या-क्या निवेश में आता है? उस कारखाने की जमीन की कीमत, मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी, परिवहन का खर्च और मशीनें चलाने वाली बिजली, ये सब निवेश है। अच्छा,
और फिर प्रोसेस शुरू होता है, उस सख्त चमड़े को काटना, रसायनों से उसे मुलायम करना, सिलाई करना और जूते का आकार देना। हाँ, और अंत में आउटपुट वो तैयार जूता है जो शोरूम में पहुंचता है। इतना ही नहीं, उस जूते को बेचकर जो आय प्राप्त होती है वो भी अर्थशास्त्र की भाषा में आउटपुट का ही हिस्सा है। क्या बात है। और यही वजह है कि जब कई अलग अलग उद्योग एक दूसरे के निकट आ जाते हैं तो वो एक दूसरे का फायदा उठाने लगते हैं। बिल्कुल, वे एक ही रेलवे लाइन, एक ही पावर ग्रिड और एक ही बाजार का साझा इस्तेमाल करते हैं। इसे औद्योगिक प्रदेश या इंडस्ट्रियल रीजन कहा जाता है। दुनिया भर में ऐसे कौन से बड़े औद्योगिक प्रदेश हैं? वैश्विक स्तर पर ये अक्सर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों, बड़े समुद्री पोर्ट्स के पास और कोयला क्षेत्रों के इर्द गिर्द विकसित हुए हैं। और भारत में? भारत में मुंबई पुणे बेल्ट, बैंगलोर तमिलनाडु क्षेत्र, हुगली नदी का किनारा और छोटा नागपुर का पठार इसी तरह के विशाल औद्योगिक प्रदेश हैं। इस भौगोलिक गणित को और गहराई से समझने के लिए चलिए उस उद्योग की तरफ चलते हैं जिसे पूरे आधुनिक विकास की रीढ़ माना जाता है, लोहा और इस्पात उद्योग। हाँ, इसे पोषक उद्योग या फीडर इंडस्ट्री भी कहा जाता है, जो एक बहुत ही सटीक उपमा है। हाँ। जिस तरह मानव शरीर में कंकाल तंत्र पूरे शरीर को एक ढांचा देता है, वैसे ही लोहा उद्योग बाकी सभी उद्योगों को ढांचा देता है। बिल्कुल, चाहे कपड़े सिलने की छोटी सी सुई हो, खेत जोतने वाला ट्रैक्टर हो या एक विशाल समुद्री जहाज, सब कुछ लोहे या इस्पात पर ही निर्भर है। तो इस कंकाल तंत्र को बनाने की प्रक्रिया क्या है? मतलब लोहा बनता कैसे है? इसे प्रगलन या स्मेल्टिंग कहते हैं और ये किसी नियंत्रित ज्वालामुखी से कम नहीं है। इसमें किसी भी धातु को उसके अयस्क से बाहर निकालने के लिए उसे उसके गलनांक बिंदु से भी ज्यादा तापमान पर तपाया जाता है। बाप रे! तो लोहे के लिए किस तरह की भट्टी का इस्तेमाल होता है? लोहे के लिए एक खास तरह की भट्टी होती है जिसे झोंका भट्टी या ब्लास्ट फर्नेस कहते हैं। इस विशाल भट्टी में ऊपर से लोहा अयस्क, कोयला यानी कोक और चूना पत्थर डाला जाता है और नीचे से बेहद तेज गति से गर्म हवा झोंकी जाती है। ये एक तरह का रासायनिक नरक है जहां तापमान इतना ज्यादा होता है कि ठोस पत्थर भी उबलने लगता है। तो इस गर्मी में अशुद्धियां कैसे अलग होती है? इस भीषण गर्मी में अशुद्धियां, जिन्हें धातुमल या स्लैग कहते हैं, अलग होकर एक तरफ से बह जाती हैं और दूसरी तरफ से शुद्ध पिघला हुआ लोहा किसी लाल रंग की उबलती हुई नदी की तरह बाहर निकलता है। अद्भुत! और यही शुद्ध लोहा आगे चलकर इस्पात बनता है। हाँ, इस्पात की खासियत ये है कि ये बहुत कड़ा होता है, लेकिन फिर भी इसे आसानी से काटा जा सकता है और कोई भी आकार दिया जा सकता है। और मैंने सुना है कि इसमें कुछ और चीजें भी मिलाई जाती हैं। बिल्कुल, लोहे में एल्यूमिनियम, निकल और तांबे जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर हम मिश्र धातुएं या एलॉयज बना सकते हैं। इससे क्या फायदा होता है? ये मिश्र धातुएं इस्पात को असाधारण मजबूती देती हैं और उसे जंग लगने से बचाती हैं। अगर हम इस उद्योग के इतिहास को भारत के चश्मे से देखें तो जमशेदपुर की कहानी सबसे ज्यादा चकित करने वाली लगती है। हाँ, 1907 में जब आजादी बहुत दूर थी, तब झारखंड के साक्षी नामक एक छोटे से गांव में टिस्को की नींव रखी गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। लेकिन साक्षी को ही क्यों चुना गया? साक्षी के चुनावी रणनीतिक मास्टर क्लास था। एक लौह कारखाने को असीमित पानी चाहिए जो वहां सुवर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम से मिल रहा था। और कच्चे माल का क्या? कच्चे माल के लिए भारी लोहा, कोयला और मैंगनीज की खदानें ओडिशा और झारखंड में पास ही मौजूद थीं। और सबसे बड़ी चुनौती होती है बने हुए भारी माल को बाजार तक पहुंचाना। वो भी सुलझ गया था। कालीमाटी रेलवे स्टेशन वहां से सिर्फ 32 किलोमीटर दूर था और कोलकाता का एक बहुत बड़ा और विकसित बाजार भी नजदीक ही था। यानी पानी, कच्चा माल और परिवहन तीनों का एकदम परफेक्ट तालमेल वहां बैठ रहा था। बिल्कुल। और इस भौगोलिक तालमेल को अगर हम दुनिया के दूसरे छोर पर जाकर देखें तो अमेरिका का पिट्सबर्ग शहर इसका एक और शानदार उदाहरण है। पिट्सबर्ग तो अमेरिका का ऐतिहासिक इस्पात केंद्र है। वहां का भूगोल कैसा है? वहां का भूगोल थोड़ा अलग है। कोयला तो पिट्सबर्ग में ही मिल जाता है, लेकिन लौह अयस्क मिनेसोटा की खदानों से आता है जो काफी दूर है। तो फिर पिट्सबर्ग इस्पात का राजा कैसे बना? मतलब मिनेसोटा से लोहे को ट्रेन से लाने में तो लागत बहुत ज्यादा आनी चाहिए। यहीं पर भूगोल अपना असली जादू दिखाता है। मिनेसोटा और पिट्सबर्ग के बीच दुनिया के सबसे शानदार प्राकृतिक जलमार्गों में से एक मौजूद है, ग्रेट लेक्स। और हाँ, ग्रेट लेक्स। उत्तरी अमेरिका की वो 5 विशाल झीलें, सुपीरियर,
ह्यूरॉन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। हाँ, और इनमें सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है। लेकिन इन झीलों का लोहे के ट्रांसपोर्ट से क्या कनेक्शन है? ये झीलें सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये एक मुफ्त और विशाल प्राकृतिक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करती हैं। अच्छा, मतलब जमीन के बजाय पानी के रास्ते ट्रांसपोर्टेशन। बिल्कुल। जब आप भारी लोहे को जहाजों से लाते हैं तो परिवहन का खर्च बहुत कम हो जाता है। ग्रेट लेक्स के रास्ते लौह अयस्क सस्ता आता है और फिर रेलगाड़ियों के जरिए कारखानों तक पहुंचता है। और कारखानों को चलाने के लिए पानी कहाँ से आता? ओहेओ, मोनोंगेला और एल्गिनी नदियों से भरपूर पानी मिल जाता है। इसी सस्ते परिवहन ने पिट्सबर्ग को एक औद्योगिक महाशक्ति बनाया। वाकई भूगोल का कमाल है। खैर, भारी भरकम लोहे और भट्टी की गर्मी से अब हम एक ऐसी दुनिया में चलते हैं जो हमारे शरीर के सबसे करीब है, सूती वस्त्र उद्योग। बिल्कुल, कपड़ों की दुनिया। क्या आपको पता है कि ये टेक्सटाइल शब्द कहां से आया है? ये लैटिन भाषा के टेक्सेरे से निकला है, जिसका मतलब होता है बुनना। मानव इतिहास में कपड़े बुनना सबसे प्राचीन कलाओं में से एक है। एक समय था जब ये सारा काम चरखे और करघे पर इंसान के हाथों से होता था। लेकिन फिर औद्योगिक क्रांति आ गई। हाँ, 18वीं सदी में ब्रिटेन में जब पावरलूम यानी बिजली से चलने वाले करघे का आविष्कार हुआ तो रातों रात हाथ से बुनने की ये धीमी कला एक विशाल वैश्विक उद्योग में बदल गई। और इस उद्योग का मूल कच्चा माल क्या होता है? रेशे? हाँ, फाइबर्स या रेशे। ये प्राकृतिक हो सकते हैं, जैसे भेड़ों से ऊन, रेशम के कीड़ों से सिल्क या खेतों से कपास और जूट। और आधुनिक युग में ये मानव निर्मित भी हो सकते हैं, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर। अगर भारत की बात करें तो 1854 में मुंबई में पहली सफल आधुनिक सूती मिल स्थापित हुई थी। सही कहा। लेकिन सूती कपड़ों की दुनिया में जो शहर एक किंवदंती बन गया वो था गुजरात का अहमदाबाद। 1859 में वहां पहली मिल खुली। और जल्दी उसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाने लगा। लेकिन अहमदाबाद ही क्यों? क्योंकि अहमदाबाद कपास उगाने वाले इलाकों के बिल्कुल मध्य में था। कच्चा माल सीधे कारखानों में आ जाता था। लेकिन यहाँ एक और बहुत दिलचस्प वैज्ञानिक कारण था। क्या कारण था वो? वहाँ की जलवायु। अहमदाबाद की जलवायु आर्द्र है, मतलब ह्यूमिड है। और ये सूती उद्योग के लिए वरदान कैसे है? क्योंकि सूखे मौसम में कताई के दौरान सूत का धागा जल्दी टूट जाता है, लेकिन नमी वाले माहौल में धागा लचीला रहता है और कताई बहुत आसान हो जाती है। अरे वाह, ये तो बहुत लॉजिकल है। इसके अलावा सपाट जमीन और मजदूर भी वहाँ आसानी से मिल गए होंगे। बिल्कुल। लेकिन समय के साथ नई तकनीक के अभाव में आज अहमदाबाद की कई मिलें बंद भी हो रही हैं। ये दुखद है। अब अहमदाबाद की तुलना जापान के ओसाका से करते हैं, जिसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ओसाका का उदाहरण सचमुच हैरान करने वाला है। वो भूगोल के नियमों को चुनौती देता हुआ लगता है। कैसे? ओसाका के पास कपास का एक भी खेत नहीं है। वे अपना 100% कच्चा माल मिस्र, भारत, चीन और अमेरिका से आयात करते हैं। क्या? अगर कच्चा माल इतनी दूर से आ रहा है तो उनका उत्पाद तो बहुत महंगा होना चाहिए। यही तो बात है, ऐसा नहीं है। ओसाका ने कच्चा माल न होने की अपनी कमजोरी को अपनी प्रोसेस से मात दी है। मतलब उनकी तकनीक बहुत उन्नत है। हाँ, उनके पास योडो नदी है जो मिलों को भरपूर पानी देती है, लेकिन उनकी असली ताकत उनकी उच्च तकनीक वाली मशीनें और बेहद कुशल मजदूर हैं। तो आयात करने के बावजूद वे सस्ता कपड़ा बना लेते हैं। बिल्कुल, वे इतनी तेजी से और बेहतरीन गुणवत्ता वाला कपड़ा बनाते हैं कि वैश्विक बाजार में उनके कपड़े सस्ते और बेहतरीन माने जाते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अगर आपकी उत्पादन प्रक्रिया अत्याधुनिक है तो आप भौगोलिक कमियों को भी पार कर सकते हैं। एकदम सही निष्कर्ष है। तो लोहे और कपड़े की इस पारंपरिक दुनिया से निकलकर अब हमें उन उद्योगों की तरफ देखना चाहिए जो हमारा भविष्य गढ़ रहे हैं। आप सनराइज उद्योगों की बात कर रहे हैं ना? हाँ, सनराइज इंडस्ट्रीज, मतलब उगते हुए सूरज के समान। ये वो उद्योग हैं जो अभी अपनी युवावस्था में हैं और तेजी से उभर रहे हैं। इनमें स्वास्थ्य सेवाएं, हॉस्पिटैलिटी और ज्ञान आधारित उद्योग शामिल हैं। लेकिन इस श्रेणी का सबसे चमकता हुआ सितारा है सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी उद्योग। आईटी उद्योग का काम कोई भौतिक सामान बनाना नहीं है ना? नहीं, ये सूचनाओं के संग्रहण, उनकी प्रोसेसिंग और उनके तेज वितरण पर टिका है। और जब आईटी की बात आती है तो दुनिया में 2 सबसे बड़े हब सामने आते हैं। भारत में बेंगलोर और अमेरिका में कैलिफोर्निया की सिलिकॉन वैली।
हाँ, और इन दोनों जगहों के बीच एक अजीब सी समानता है। जरा दोनों जगहों की जलवायु को देखिए। बैंगलोर दक्कन के पठार पर स्थित है, जहां साल भर मौसम बहुत सुहावना रहता है। और सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया की सांता क्लारा घाटी में है। वहाँ नातिशीतोष्ण जलवायु है, यानी तापमान कभी 0 डिग्री से नीचे नहीं जाता। मौसम हमेशा खुशनुमा रहता है। लेकिन क्या कंप्यूटर को काम करने के लिए अच्छे मौसम की जरूरत होती है? कंप्यूटर को नहीं, लेकिन उन्हें चलाने वाले दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमागों को जरूर होती है। अच्छा, तो आईटी उद्योग में कच्चा माल कोयला या लोहा नहीं, इंसान का दिमाग है। बिल्कुल। और दुनिया के टॉप इंजीनियर्स ऐसी जगहों पर रहना पसंद करते हैं जहां जीवन स्तर बेहतरीन हो। इसके अलावा सिलिकॉन वैली के पास स्टैनफोर्ड जैसे विश्वविद्यालय हैं। और बैंगलोर के पास भी शैक्षिक और तकनीकी संस्थानों का एक विशाल नेटवर्क है। यही इकोसिस्टम इस उद्योग को लगातार ऊर्जा देता रहता है। वाकई, उद्योगों ने हमें विकास और तकनीक के उस मुकाम पर पहुंचाया है जहां आज हम खड़े हैं। लेकिन इस विकास की एक खौफनाक कीमत भी है। हाँ, कारखाने जब विफल होते हैं तो उनका परिणाम सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं होता, कई बार वो मानवीय त्रासदी बन जाता है। और भारत के इतिहास में इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है 3 दिसंबर 1984 की रात, मध्य प्रदेश के भोपाल में यूनियन कार्बाइड का कारखाना। उस रात कारखाने से एक बेहद जहरीली गैस मिथाइल आयोसाइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड का रिसाव हो गया था। ये सिर्फ एक पाइप का फटना नहीं था, ये पूरी सुरक्षा प्रणाली की विफलता थी। और ये गैस हवा से भारी होती है। हाँ, तो जब ये लीक हुई तो आसमान में उड़ने के बजाय जमीन के स्तर पर पूरे शहर में फैल गई। लोगों के फेफड़ों में पानी भरने लगा। उस एक रात में हजारों लोग मारे गए और जो बच गए वे आज भी अंधापन और कई बीमारियों का सामना कर रहे हैं। ये घटना एक बहुत सख्त चेतावनी है। भोपाल गैस त्रासदी हमें बताती है कि रसायनों वाले कारखानों में सिर्फ चेतावनी प्रणाली काफी नहीं है। दुर्घटना होने पर अग्निशमन व्यवस्था और सुरक्षा मानक एकदम उन्नत स्तर के होने चाहिए। हम विकास की कीमत इंसानी जिंदगी से नहीं चुका सकते। बिल्कुल नहीं। कोई भी आर्थिक सफलता तभी मायने रखती है जो वो सुरक्षित हो। सही बात है। तो आज की इस लंबी और दिलचस्प चर्चा में हमने एक साधारण लकड़ी से शुरू करके अर्थशास्त्र के जटिल सिद्धांतों को टटोला। हमने समझा कि कैसे उद्योग एक पूरा तंत्र है जो भूगोल, पूंजी और इंसान की मेहनत से चलता है। कैसे लोहा उद्योग एक कंकाल की तरह काम करता है और कैसे ओसाका बिना कच्चे माल के भी राज कर सकता है। और अंत में आईटी उद्योग के बारे में जाना। इस पूरी चर्चा ने कारखानों को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। दोस्तों, हमारे पास एनसीईआरटी की साइंस की नोट्स क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक पूरी तरह उपलब्ध है। आप इन सभी पीडीएफ नोट्स का प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और यह सभी सामग्री बहुत ही कम कीमत में प्रदान की जा रही है। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि लगभग सभी प्रतियोगी और स्कूल स्तर की परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न एनसीईआरटी से ही आते हैं, इसलिए यह सामग्री आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी। अगर आप ये एनसीईआरटी साइंस पीडीएफ लेना चाहते हैं तो अभी हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर 7739541921 आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए हम हमेशा आपके साथ हैं।